देखिए, अब हम बात करेंगे क्रैमर रूल से सॉल्व करने की इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है? थ्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म भी होगा इसमें होगा, ठीक है। लीनियर का मतलब तो मालूम है कि एक्स वाई जेड की डिग्री 1 होगी, यानी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। कांस्टेंट इक्वल टू में ही होना चाहिए, पहली कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हैं और तीन इक्वेशंस को आपको विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल सॉल्व करना है। क्रैमर जिन्होंने बचपन में देख देख करके कुछ सीखा होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा कि आप टू वेरिएबल में करते थे, इसमें d निकालेंगे। d होगा कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट, मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके बाद आप x के लिए d1 निकालेंगे। सावधान, जब d1 निकालेंगे तो x के लिए निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, x गायब कर दो, x का जगह छोड़ दो, x के ये छोड़ दो, उसकी जगह कांस्टेंट ले लो। d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये d1 निकल आया, ठीक। फिर d2 निकालेंगे। d2 किसके लिए है? y के लिए है, तो y की जगह छोड़ दो, y की जगह यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, तो क्या आएगा आपका, x की जगह तो रहेगी a1 a2 a3, y जगह आएगा d1 d2 d3 और z का कोफिशिएंट रहेगा c3। फिर आप d3 निकालेंगे। d3 के लिए किसके निकाल रहे हैं? z के लिए, यहाँ लिखे दे रहे हैं d3। z की जगह छोड़ दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ये हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट। अब कल्पना करिएगा कि इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को, तो थोड़ा सा टेक्निकल तो होने ही वाला है। बाद में x की वैल्यू कैसे निकलेगी? d1 अपान d। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? d2 अपान d। z की वैल्यू आएगी d3 अपान d। अब प्रॉब्लम यह है कि d की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, d1 d2 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमको कंडीशंस देखनी पड़ेगी। पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर बात की जाए कि भाई कैसे क्या होगा। नोट कर लिया? अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस आएंगे कि d1 d2 d3 को पहचानेंगे कैसे, मतलब पहचानेंगे मतलब उनको 0 आ जाएगी वैल्यू, तो कैसे एक्स वाई जेड को डिसाइड करेंगे, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा। देखिए ध्यान से, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस। पहला केस, अगर d 0 के इक्वल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो न्यूमरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या वैल्यू आ रही है। न्यूमरेटर 0 आ भी जाएगा तो x का मान 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, y 2 निकल आएगा, z 2 निकल आएगा। तो अगर ऐसा है तो ये कंसिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है x की वैल्यू y के निकाले में मदद करेगी। इंडिपेंडेंट होगा, x की वैल्यू से y से कोई मतलब नहीं है। एंड यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है कि एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, एक z की वैल्यू आएगी। दूसरी बात, जो आपने उसमें निकाला था ना टू वेरिएबल में, लगभग वही यहाँ भी कंसेप्ट है। अगर d 0 नहीं है, d सॉरी क्या बोल रहा हूँ, d 0 है एंड आउट ऑफ d1 d2 d3 एनी 1 इज नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो है, दोनों में नॉन जीरो हो सकते हैं, इधर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा और नो सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन यहां नहीं निकलेगा, ठीक है। और तीसरी बात, अगर d d1 d2 सब जीरो है, ठीक है,
तो मे आर मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अगर डी भी जीरो है, D1 भी जीरो है, D2 भी जीरो है, D3 भी जीरो है, तो मे आर मे नॉट बी कंसिस्टेंट। मे आर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अब आप कहेंगे साहब मे आर मे नॉट बी आप बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जब क्वेश्चन लगेगा तब समझ में आएगा। मतलब ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर कंसिस्टेंट आएगा, अगर कंसिस्टेंट होगा, मतलब अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट अगर आ गया, अभी हम बताएंगे कोई केस लेंगे, इफ कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब हैव मैनी सोल्यूशन, हैव मैनी इन या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली, तो राइटिंग समझ में आ रही ना, मैनी सोल्यूशन। अगर मान लिया कंसिस्टेंट, भाई हमने कहा कंसिस्टेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन उसमें होगा, ठीक है। तो ये तो केसेस हैं। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा पकड़ में आ जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक एक हम क्वेश्चन लिखेंगे और तीनों केस हम कोशिश करेंगे कि तीनों केस आपको बता दिए जाएं, लेकिन एक शर्त है कि हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देख करके डायरेक्ट रिजल्ट रख देंगे, ठीक है। 2x2 में चल गया था, 3x3 में टाइम लगेगा। नोट कर लिया? अब चूंकि 3 केसेस हैं तो 3 एग्जाम्पल तो हम उठाएंगे यहाँ पर। ये नॉन होमोजीनियस चल रहे हैं, मतलब x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, z का टर्म होगा, सो कि लीनियर होगा, और एक कांस्टेंट टर्म भी होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। 6x प्लस वाई माइनस 3z, 6x प्लस वाई माइनस 3z, अगर कांस्टेंट इधर है तो इक्वल टू करके लिख दो, इक्वल टू 5। x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, और 2x हेलो, में जूम वाले बार बार कहते हैं कि अपडेट करो, मतलब पैसा दो। काहे पैसा दे? तो 40 मिनट में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, अगर संख्या ज़्यादा हो, मान लिया 20 लड़का जुड़ा हो, तो मजबूरी हमारी है, क्योंकि फिर 20 में क्या होगा, कोई 1 मिनट बाद जुड़ेगा, कोई 2 मिनट बाद जुड़ेगा, तो पहले सबको जोड़े तब फिर टाइम लगेगा, उसमें भी हो जाएगा। देखो, तो इक्वेशन आपकी है आपकी x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, और 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन है, ठीक। अब वहां थोड़े लिख करके आएगा कंसिस्टेंट है कि नहीं, हो सकता पूछ लें आपसे कि सॉल्व इफ कंसिस्टेंट,
तब भी इफ कंसिस्टेंट आएगा। तो आप निकालिए, सबसे पहले डी निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट के का जो डिटर्मिनेंट है 6 1 2 1 3 1 -3 -2 4। कभी कभी नोट करने में दिक्कत हो जाती है, एक बार देख लेना कहीं गलती ना हो, ठीक है। 6 1 2 1 3 1 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई है आपकी 91। हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको, 91 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही 91 आया नॉट इक्वल टू 0, क्या समझ गए कि सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। सो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। पहले हम पहचान गए यूनिक सोल्यूशन, यानी एक x का मान निकलेगा, एक y का निकलेगा, एक z का निकलेगा, ठीक है। x के लिए d1 निकालते हैं, चूंकि हमने कहा था x के लिए निकालना है, पहला प्लेस x का है तो पहले प्लेस को हटा दीजिए, उसकी जगह कांस्टेंट को इनवाइट कर दीजिएगा। 5 5 8 1 3 1 -3 -2 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे d1, तो ये भी 91 आया है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ये भी 91 है। देखो इसके जीरो होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, d नॉन जीरो है, d1 d2 d3 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। d2 y के लिए है तो x का प्लेस तो अपनी जगह पे रहेगा ही, 6 1 2, y का प्लेस हट जाएगा, उसकी जगह कांस्टेंट आएगा 5 5 8 -3 -2 4। जब d2 को हमने सॉल्व किया तो d2 इज कमिंग 182। d3 निकालते हैं, d3 इज फॉर z, तो z का प्लेस हटाना पड़ेगा, x का प्लेस तो ऐसे रहेगा 6 1 2, y का प्लेस रहेगा 1 3 1 और z की जगह आएगा 5 5 8। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई है आपकी 91। वो लगभग ऐसे ही आती हैं बाय क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है, x की वैल्यू आएगी d1 अपान d, d1 बोले तो 91 अपान 91 दैट इज 1, y विल कम d2 अपान d, मतलब 182 अपान 91 दैट इज 2, और z विल कम d3 अपान d, यानी ये भी 1 आएगा। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, z का मान 1 आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? अब ये सही है, ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप x y z को उठा करके किसी एक इक्वेशन रख करके चेक कर लीजिएगा। भाई x का मान 1 रखोगे तो यहाँ आए 6 प्लस का 2 और माइनस का 3, नहीं सॉरी x का 1 रखो तो 6 आएगा और प्लस का 2 आएगा और माइनस का 3 आएगा, 6 2 8 3 5 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रही वैल्यू। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती ना हो तो चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वो कंडीशन में लिखी जिसमें जो कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट थी दैट इज d वाज नॉट जीरो, जिसमें कि यूनिक सोल्यूशन निकलने वाला था, ठीक है। अब एक उठा ली जाए जिसमें कि d जीरो आ जाए और एक उठा ली जाए जिसमें सब जीरो आ जाए, तो वो तीनों बता दिए जाएं, फिर मे और मे नॉट भी हो जाए, जिससे कि तीनों केस यहाँ क्रैमर रूल के हो जाएं। और ये नॉन होमोजीनियस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं क्रैमर रूल का। आता है 3x माइनस वाई प्लस 2z, 3x माइनस जी लेकिन लिख करके आएगा भाई साहब, चिंता मत करिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं क्या आपके यहाँ? हाँ, तो कैलकुलेटर का अलाउ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने, भले आप सॉल्व कर लीजिए लेकिन आपको रूल तो लगाना पड़ेगा ना। बट डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाती है कैलकुलेटर में। हाँ तो भी बढ़िया है, अलाउ है आपके यहाँ। हाँ डिटर्मिनेंट नहीं होती है ना, हो जाती है, नहीं डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाती है, डिटर्मिनेंट नहीं होगी ना। हाँ वो नहीं होती होगी। x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ये एक क्वेश्चन है।
अब ये कंसिस्टेंट है नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, ये नहीं मालूम। तो पहले तो डी निकाल लीजिए। डी हो जाएगा आपका कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1। इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू 0 आ गई। 0 आ गई तो हम कुछ आशा लगे यूनिक सोल्यूशन वाला काम तो खत्म, ठीक है। फिर D1 निकाल लेते हैं। तो D1 जब निकालेंगे x के लिए हमने कहा था x के प्लेस को हटा दो, वहां पर कांस्टेंट को रख दो 3 5 1 और y का आएगा -1 1 -2 और ये आएगा 2 3 -1। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपको आती है, ठीक है। अब जो चैनल में अपलोड हो रहा है वो भी उनको भी आती होगी, वही बहुत बड़े हो गए होंगे सब, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू आई है -15। एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अभी हमने क्या बताया था कि अगर D 0 है और D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो है, दो है अच्छी बात है, तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन, यानी ये इनकंसिस्टेंट होगा और नो सोल्यूशन होगा। बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ये अच्छी बात है। लेकिन मान लेते हैं D1 भी 0 आ जाता, फिर D2 निकालना पड़ता, D2 भी 0 होता, D3 निकालना पड़ता, वो नॉन जीरो होता। तो आपको लगता है काश पहले D3 निकाल लिया होता, तो आपको क्या मालूम कौन जीरो होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा केस समझ में आ गया। क्यों? मतलब ये सॉल्व करना तो बात की बात है, मेमोरी में रखना बहुत बड़ी बात है कि भाई ये केस कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और केस ले लेते हैं जिसमें हमने कहा था तीनों जीरो हो जाएं और मे नॉट बी कंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका x - 3y + 5z, x - 3y + 5z = 4, 2x - 6y, 2x - 6y + 10z = 11 और 3x - 9y + 15z = 12। तो ये करना ये है कि भाई यूज डिटर्मिनेंट, फाइंड वेदर सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्या है पता नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। x - 3y + 5z = 4, 2x - 6y + 10z = 11 और 3x - 9y + 15z = 12। क्योंकि कहीं एक डिजिट चेंज कर दिए तो सोल्यूशन तो मैं बुक का आपको दूंगा और क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप तो एडजस्ट करोगे, यूट्यूब वाले कमेंट पे कमेंट करना शुरू कर देंगे, सब क्या आपने कर दिया और सब गलत कर दिया और ये वैल्यू गलत है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो पहले तो डी निकालते हैं। डी में क्या करेंगे, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 2 3 -3 -6 -9 5 10 15। जरा एक बात देखो ध्यान से, देख रहे हो ना, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं तो ये 1 2 3 हो जाएगा ना। और डिटर्मिनेंट क्या कहती है कि दो कॉलम इक्वल तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वैल्यू इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे ना खोलिएगा, कॉमन ले लीजिएगा पहले। आप यहां से -3 कॉमन ले लो तभी 1 2 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका डी निकल आया। फिर D1 x के लिए निकालते हैं। x के लिए क्या करते हैं, y 4 11 12। अब ये तो सेम आने वाला है, -3 -6 -9 5 10 15। पता चला हमने इसमें से -3 कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, सेम वैल्यू आ गई। तो D1 भी 0 आने वाला है। D2 निकालेंगे तो भी 0 आने वाला है, क्योंकि D2 में y गायब होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्यों। और D3 भी 0 आने वाला है। समझ में आई बात नहीं आई है, मतलब जब लिखोगे तो D3 में z को गायब करोगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे जब -3 कॉमन लोगे। तो आप लिखेंगे एज D = 0 = D1 = D2 = D3। सो solution may or may not be consistent, may not be consistent। ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए बुक में ऐसे धीरे से देखेंगे, अरे वाह कंसिस्टेंट है, लिख देंगे कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं होता है, पहले इन्हें नोट करिए फिर बात कीजिए। हो गया। अब ये कंसिस्टेंट है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसका तरीका मैं बता देता हूं। ये तो काम खत्म हो गया। अगर ये कंसिस्टेंट है तो मैनी सोल्यूशन होगा। देखो ध्यान से, हम करते क्या हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशंस उठा लेते हैं। हमने मान लिया 1 2 उठा लिया, ठीक है, यानी बाई इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यहां पर कोई एक वैल्यू अपने आप मान लो, z को k मान लो। मैंने z मान लिया आपने कि z k आने वाला है, ठीक है। तो z k आने वाला है तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन बिकम्स क्या बिकम हो जाएंगी, ये x माइनस 3y इज इक्वल, भाई आप z को k माना तो z वेरिएबल तो रहा नहीं, z की तो वैल्यू आ गई, तो जब k को उधर करोगे तो 4 माइनस 5k आ जाएगा, और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 11 माइनस 10k आ जाएगा, ठीक है। ये नई इक्वेशंस बन गई आकर के, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यानी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी बाई इक्वेशन या वी सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5 बाई क्रैमर रूल। क्रैमर रूल देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही जो पुराना वाला तरीका था 2 वेरिएबल का, यहां से d निकालेंगे, कोफिशिएंट के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिखेंगे 1 2 माइनस 3 माइनस 6, यानी माइनस 6 प्लस 6 यानी 0 आ गया। फिर d1 निकालेंगे x के लिए, x के लिए क्या करेंगे, x की प्लेस पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 5k और 11 माइनस 10k, और y का हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए अगर d 0 है, d1 0 नहीं है तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझे? अब जरा समझिएगा, अगर यहां पर d 0 ना आता तो 0 आएगा ना, अगर यहां d 0 ना आता तो d1 d2 निकल आता ना x और y की वैल्यू। भाई अगर यहां पर d 0 ना आता, d कुछ आता, d नॉन जीरो हो जाता, तो x और y निकल आता ना, x बराबर d1 अपान d और y बराबर d2 अपान d। सही कर रहा हूं ना? तो x और y की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं कि k के फॉर्म में निकलती, k के टर्म में निकलती। अगर x और y k के टर्म में निकलती और z ऑलरेडी k के टर्म में है, तो वही आपकी x और y, x y z की वैल्यू हो जाती। नहीं समझे? मतलब अगर आपकी x की वैल्यू k के निकल आती, y की वैल्यू भी निकल आती k के टर्म में, और z ऑलरेडी k है, तो वही आपकी वैल्यू हो जाती जो k पर डिपेंड करती। k की वैल्यू बदलती जाती, x y z बदलता जाता। समझ में बात नहीं आई? लेकिन ये सोल्यूशन है, इसके लिए जरूरी यह है कि वो x y z इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करता। नहीं समझे? अगर मैं x y z यहां रख देता तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर हम सेटिस्फाई करवाते कि भाई x ये है k के टर्म में, y ये है k के टर्म में, z ये है k के टर्म में, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्रैमर रूल पूरा समझ में आ गया? तो मैंने नॉन होमोजीनियस के लिए इसको समझाया, ठीक है। नॉन होमोजीनियस के 3 क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है।